सेल की कहानी 17वीं शताब्दी से चालू होती है, जब लुइगी गैल्वानी नाम के एक साइंटिस्ट कटी हुई मेंढक की टांगों के साथ कुछ प्रयोग कर रहे थे और मेंढक की टांग एक धातु पे रखी हुई थी। गलती से उससे एक दूसरी धातु भी छू गई। जब ये तीनों चीजें एक दूसरे से छुई तो मेंढक की टांग ने झटका मारा। ऐसा लगा जैसे उसमें प्राण आ गए हों। असल में वो बिजली पैदा हुई थी जिसको गैल्वानी नहीं समझ पाए थे, लेकिन इस घटना ने एक्सपेरिमेंट्स का एक सिलसिला चालू कर दिया जिसमें गैल्वानी ने भी बहुत प्रयोग किए, लेकिन दूसरों ने भी इस पे प्रयोग करके यह देखा और ये समझ में आया कि बिजली कैसे बनाई जा सकती है। एलेजेंड्रो वोल्टा नाम के एक और वैज्ञानिक ने 17वीं शताब्दी में ही यह सिद्ध किया कि अगर हमारे पास दो अलग अलग धातुएं हैं और उन्हें हम एक ऐसे घोल में डुबो देते हैं जिसमें नमक या फिर कोई डाइल्यूट एसिड डला हुआ हो और इन दोनों धातुओं को बाहर से तार से जोड़ देते हैं तो उसमें बिजली बहने लगती है। लेकिन यह नहीं समझ में आया था कि ये कैसे हो सकता है, इसका विज्ञान नहीं पता था। ऐसा ही वोल्टा ने उस समय तो दो धातुओं को और तरह से भी सिक्कों की ढेरियां लगा के, दो अलग अलग धातुओं की सिक्कों की ढेरियां लगा के सेल्स की एक पूरी सीरीज भी बना दी थी जिसको बैटरी कहा जाता है, जिसमें कॉपर और जिंक रखा और बीच में इलेक्ट्रोलाइट यानी नमक के घोल से डूबा एक कपड़ा रख दिया और ऐसे करके एक पूरी ढेरी अलग अलग बना के खूब सारी वोल्टेज भी ला के दिखा दी। इसका सिद्धांत तो अभी भी नहीं निकला था, बल्कि अरब संसार से कुछ ऐसी पुरानी शायद सेल भी मिली हैं, इनको शायद सेल माना जा रहा है जिसमें दो धातुएं हैं और जिसके बीच में शायद एसिड डाला जाता होगा और उसका बैटरी की तरह काम लिया जाता होगा। ये इन्हें बैटरी की तरह प्रयोग करके भी दिखा गया है, लेकिन यह नहीं पता है कि पुराना संसार इनका क्या उपयोग करता था। अब आते हैं आज की बात पे। आज भी सेल इसी तरह बनती है, लेकिन सेल कैसे काम करती है उसको समझने के लिए हमें केमिस्ट्री की मदद लेनी पड़ती है। और केमिस्ट्री ने रिएक्टिविटी सीरीज की, जहां पे ये मेटल्स की एक पूरी श्रृंखला है। मेटल्स भी हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन भी हैं, जो कि असल में आयंस बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। इनमें जो भी जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो आयन बनने के लिए, पॉजिटिव आयन बनने के लिए या इलेक्ट्रॉन को दे देने के लिए उतना ही ज्यादा बेताब होगा। तो जो ऊपर है वो आयन बनना पसंद करेगा या आयन बना रहना चाहेगा। इसी बात से ये तय होता है कि बैटरी में काम कैसे होता है। सबसे पहले चालू करते हैं कॉपर और जिंक वाली बैटरी की बात। तो यहाँ पर कॉपर और जिंक दोनों मेटल हैं और पानी में हमने H2SO4 डाल रखा है, जिसकी वजह से H+ आयंस हैं और सल्फेट आयंस हैं, और पानी में थोड़े से H+ आयंस और OH- आयंस वैसे भी होते हैं। तो अब देखें, दोनों मेटल हैं कॉपर और जिंक। यहाँ पर जिंक इधर है, कॉपर इधर। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक ही अपने इलेक्ट्रॉन दे के आयन बनना चाहेगा, तो जिंक बन जाता है जिंक+ आयंस। वो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगता है। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा कौन? किसी पॉजिटिव आयन को ही लेने पड़ेंगे। केवल दूसरा पॉजिटिव आयन यहाँ पे H+ है तो उसको लेने पड़ेंगे। तो H+ उन्हें लेके, उन इलेक्ट्रॉन्स को लेके हाइड्रोजन एटम बनता है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसे यहाँ पर देखें तो जिंक सबसे पहले आयन बनना चालू होता है और घुल के इलेक्ट्रोलाइट घोल में जाना चालू कर देता है। जो भी इलेक्ट्रॉन जिंक यहाँ छोड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग के दूसरी तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर किसी को इन इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो अभी केवल यहाँ पे H+ आयंस ही हैं जो इनको ले सकते हैं। तो H+ आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाते हैं और ये सिलसिला इस तरह से चलता रहता है, जिसकी वजह से हमें लगातार करंट
प्राप्त होता है। अब यही बात हम दूसरी बैटरी में देखते हैं, जिसपे हमने आयरन और एल्यूमिनियम, स्टील लिया था जिसमें आयरन होता है। तो आयरन और एल्यूमिनियम को हमने नमक के घोल में डुबोया था, तो नमक की वजह से वहां पे सोडियम आयंस Na+ और क्लोराइड आयंस Cl- है, और पानी की वजह से H+ आयंस है, OH- भी है। अब यहाँ पर अगर देखें तो इन दोनों मेटल्स में, इन धातुओं में कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है? तो मेटल्स है Fe यानी आयरन और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ है और आयरन यहाँ, यानी एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो आयन बनना पसंद करेगा। तो एल्यूमिनियम ही अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के Al+ बन जाएगा, एल्यूमिनियम आयन बन जाएगा, और बाकी जो मौजूद दूसरे पॉजिटिव आयंस हैं वो H+ है और Na+ है। तो अब जो भी एल्यूमिनियम आयन इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा, वो उन्हें लेने वाला सोडियम तो इसलिए नहीं हो सकता कि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो आयन ही बने रहना पसंद करेगा। अब उसको लेने वाला केवल H+ है, यानी हाइड्रोजन आयंस उन इलेक्ट्रॉन्स को लेके और फिर से हाइड्रोजन गैस बनके निकलने लगेंगे, यानी एल्यूमिनियम घुल के घोल में आने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा जो यहाँ से बहने लगेंगे। जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे केवल हाइड्रोजन आयंस हैं जो उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर और हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकलते जाएंगे। इस प्रकार ये सेल काम करती है। तो असल में इन दो मेटल्स की, जो भी मेटल्स की इलेक्ट्रोड्स बनाई गई हैं, उनकी आपस में रिएक्टिविटी कितनी है, उनके कंपैरिजन में एक दूसरे की तुलना में कैसी रिएक्टिविटी है, उससे बैटरी काम करती है। और साथ ही घोल में कौन कौन से आयंस मौजूद हैं, इन सब के आपसी इंटरैक्शन से, आपसी क्षमताओं के अनुसार बैटरी काम करती है। और इसके अलावा जो आयंस यहाँ घोल में होते हैं, उनका कंसंट्रेशन भी इस पे प्रभाव डालता है, उनका कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन, उससे भी बैटरी पे प्रभाव पड़ता है। तो इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज ही तय करती है कि बैटरी कैसे काम करेगी, कौन आयन बनेगा, कौन वापस से एटम बनेगा, और साथ ही बैटरी कितना वोल्टेज देगी और कितनी बिजली पैदा करेगी। तो इस तरह से बैटरी का सिद्धांत हम समझ सकते हैं। एक साधारण इलेक्ट्रिक सेल बनाने के लिए हमने एक डब्बे में पानी लिया है, सादा पानी, और इसमें हमने थोड़ा सा नमक घोला है। तो नमक घोलने से पानी के अंदर थोड़े नेगेटिव और थोड़े पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं, जिससे उसमें बिजली बन सकती है। इसके अलावा हमें दो अलग अलग धातुओं की छड़ें लेनी होती हैं। हमने एक स्टील और एक एल्यूमिनियम लिया है। तो स्टील की छड़ के लिए एक चम्मच और दूसरी छड़ के लिए एल्यूमिनियम फॉइल हमने लगा दिया, और जो पानी में डूबना चाहिए, ये दोनों छड़ें आपस में एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। सिर्फ इतना करने से, दो अलग धातुएं डुबोने से और अंदर किसी सॉल्यूशन में जिसमें सॉल्ट हो या फिर कोई डाइल्यूट एसिड हो, उससे हमारी बेसिक सेल बन जाती है। अभी हम देखते हैं, ये मल्टीमीटर है जो वोल्टेज नाप सकता है। इसको अभी हम 2 वोल्ट पर सेटिंग करते हैं, और अब हम इसके दोनों सेंसर्स से इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को छूकर देखते हैं। अभी हमें दिख रहा है कि करीब करीब 0.84 वोल्ट जितना इस पे वोल्टेज बन रहा है, 0.84, 0.83, तो इतना हमारी सेल दे रही है। ये इसके लिए बस इतना ज़रूरी है कि 2 अलग अलग मेटल होने चाहिए। अब अभी हम 2 इसके अलावा कोई दूसरी धातुएं भी लेकर देखते हैं। अब हम एक और इलेक्ट्रिक सेल बना के देखते हैं। इस बार हमने दूसरी धातुएं ली हैं। ये है जिंक का इलेक्ट्रोड और ये है कॉपर का इलेक्ट्रोड, और इस बार पानी के अंदर हम थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं। फिर से एसिड इसलिए डाला गया है
कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हमारे घोल में रहें। अब हम देखते हैं कि इन दो अलग मेटल्स और एक अलग सॉल्यूशन के साथ हमें कितना वोल्टेज मिलता है, और मल्टीमीटर को 2 वोल्ट पे सेट किया है और इससे हम अपने दोनों इलेक्ट्रोड्स को टच करके देखते हैं। अब की बार हमारा वोल्टेज थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, 1 से थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो जो देखने वाली बात ये है कि अगर हम ये धातुओं का जोड़ा बदलते हैं तो वोल्टेज अलग मिलती है। तो ज़्यादा अच्छी बैटरी बनाने के लिए कहीं ज़्यादा ऐसी धातुएं ली जाती हैं जो ज़्यादा बेहतर वोल्टेज दे सकें, और उससे ही मिलने वाला घोल भी लिया जाता है।